नमस्कार साथियों। आज हम फिर से वर्ण विचार के ही टॉपिक पर बात करते हैं और इसमें आज हम अब तक जो हमने पढ़ा वर्ण विचार के बारे में उसको अभ्यास के माध्यम से देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया है या नहीं आया है और हम कितना उसे याद रख पाए हैं। तो आज हम वर्ण विचार के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ण विचार में, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन है ध्वनि प्रतीकों को, शब्द को, व्यंजनों को या मात्रा रहित व्यंजन को। तो वर्ण किसे कहते हैं? अब आप इसका आंसर मुझे बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं। सोचिए, थोड़ा सा आपको समय देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि प्रतीक जो होते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है, हमने ये पढ़ा भी था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली जाती है? हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अक्षर? बताइए क्या होगा इसमें? इसमें होगा व्यंजन, क्योंकि व्यंजन जो है वो दूसरी ध्वनियों अर्थात स्वरों की सहायता से बोली जाती है। स्वर की स्वयं की एक ध्वनि होती है, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। अक्षर में भी अलग चीज आती है, अक्षर वो होते हैं जो श्वास के एक ही झटके में बोले जाते हैं। लेकिन ध्वनियाँ, दूसरी ध्वनियाँ कौन सी होती है? व्यंजन होती है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित वर्णों में से सघोष व्यंजन कौन सा है? सघोष व्यंजन का उदाहरण है। अब आपको क्या बताने हैं? सघोष व्यंजन बताने हैं कि निम्न वर्णों में से सघोष व्यंजन कौन सा है। तो बताइए कौन सा होगा सघोष व्यंजन? ठ, फ, श या ज? कौन सा होगा सघोष व्यंजन? ज। कौन सा होगा? ज। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? स्पर्श संघर्षी पूछा है। स्पर्श संघर्षी में क, ख, क, ग, ट, ठ, त, ध या फिर ज, झ। तो क्या आएगा इसमें आंसर? इसमें आंसर बनेगा च और ज, क्योंकि च वर्ग जो था हमने पढ़ा था वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अर्थात किसमें गलत दे रखा है? अ और आ कंठ्य, ई और ई तालव्य, ऋषि नासिक्य, उ और उ ओष्ठ्य। बताइए कौन सा गलत बनेगा इसमें? और अ का उच्चारण कंठ से होता है। ई और ई इच्युषणा नाम तालव्य, अकु विसर्जिया नाम कंठ, उपबुधिया नाम ओष्ठ। तो क्या अलग हो गया? री, क्योंकि री एक स्वर है और नासिक का हमने बताया था वह वर्ण जो नाक से उच्चरित होते हैं मुख के साथ साथ, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक के व्यंजन होता है। तो री तो किसी का वर्ण, किसी वर्ग का व्यंजन है ही नहीं, ये तो एक स्वर है, इसीलिए इसमें आंसर क्या बन जाएगा? री। इसका आंसर हुआ री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? वापस वही चीज है, गलत कौन सा है आपको ये छांटना है। ए कंठ तालव्य है, ओ कंठोष्ठ है, व दंतोष्ठ है, ह मूर्धा है। अब इसमें से क्या अलग है ये आपको बताना है। सोचिए और बताइए क्या अलग निकलेगा इसमें से। हमने पढ़ा था ए कंठ तालव्य, क्योंकि अ और ई के उच्चार अ और ई के मेल से ये बनते हैं। ओ कंठोष्ठ, क्योंकि अ और उ के मेल से बनते हैं। व दंतोष्ठ पढ़ा था हमने वकारस्य, तो क्या अलग हो गया? ह मूर्धा,
क्योंकि ह उच्चारण हमने क्या पढ़ा था, अकुह विसर्जनीयम, अर्थात ह का उच्चारण कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से होता है, न कि मूर्धा से। अगला है संयुक्त व्यंजन है। अब इसमें से आपको संयुक्त व्यंजन निकालना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है। छांटिए। ख ग सॉरी ज्ञ है, ख है, श है या ड है। क्या होगा संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे, दो वर्णों के मेल के साथ जो स्वर, तीन वर्ण हो गए, दो व्यंजन और एक स्वर के मेल से जो बना था वो क्या था? संयुक्त व्यंजन था। तो इसमें क्या आएगा संयुक्त व्यंजन में? ज्ञ, क्योंकि ये ज और य प्लस अ के मेल से बना होता है। तो यहाँ पर ज्ञ क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? अब हम ये देख रहे हैं। तो संघर्षी व्यंजन कौन से बनेंगे अब इसमें से? सोचिए। तो सोच लिया कौन सा है? अब देखिए, च छ ज झ य, दूसरा है श श स ह, तीसरा य र ल व, चौथा है ट ठ ड ढ। हमने पढ़ा था स्पर्श संघर्षी व्यंजन में घर्षण के साथ वायु बाहर निकलती है, दो स्वर तंत्रियों के बीच में जगह कम होती है, संघर्ष करती हुई निकलती है। तो उसमें थे ये श श श ह आएगा इसमें। अगला है लुंठित ध्वनि किसकी है? लुंठित ध्वनि यानी कि लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित व्यंजन कौन सा है बताइए। अब र है, थ है, प है या श है। तो इसमें क्या बनेगा आंसर बताइए? इसका आंसर बनेगा र। क्या बनेगा? र, क्योंकि र लुंठित ध्वनि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संघर्षी या ऊष्म व्यंजन नहीं है। निम्न में से संघर्षी या ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो बताइए कौन सा व्यंजन संघर्षी या ऊष्म व्यंजन नहीं होगा? केवल श श श श श श श ह या फिर य र ल व। तो इसका तो बहुत सिंपल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीनों में एक जैसे वर्ण हैं, इसमें अलग हैं, तो नहीं है। अर्थात 4 नंबर का जो है य र ल व यही होगा आंसर इसका। तो और दूसरा आपको अगर याद है तो वैसे लगाइए, नहीं है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि सब में श आ रहा है, यानी कि सभी संघर्षी व्यंजन होंगे। जिसमें नहीं आ रहा है वो अलग है। अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं? हमने 2-3 बार पढ़ा है अगले वीडियो में कि ये अर्धस्वर है, ये अर्धस्वर है, ये अर्धस्वर है। हमने देखा है, अच्छे से समझा है। तो अब बताइए अर्धस्वर कौन सा है? य व, अ आ, प फ या ह श। तो इसका आंसर क्या बनेगा? य व। य व क्या है? अर्धस्वर व्यंजन है। इस अर्धस्वर है, सॉरी। इसके बाद अगला प्रश्न है लुंठित व्यंजन है। लुंठित व्यंजन अभी जस्ट हम पढ़ के निपटे हैं कि लुंठित व्यंजन कौन सा अभी हमने पढ़ा है। इसके अगले वाले प्रश्न में हमने इसी को देखा था। फिर भी बताइए कि क्या होगा इसका आंसर? लुंठित व्यंजन कौन सा बनेगा बताइए? न, र, ल या स। तो इसका आंसर बनेगा र। क्या बनेगा? र। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है। अब स्पर्शी व्यंजनों की संख्या देखनी है हमें। 11 नहीं हो सकती, 15 नहीं हो सकती, अनिश्चित नहीं हो सकती। तो ये तीनों तो रॉन्ग हो गए। बचा क्या? 25। एक तरीका तो ये है पता करने का कि 25 व्यंजन जो हैं वो क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। याद हो तो हमने पढ़ा भी था ये। और दूसरा याद है, अगर आपको स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है तो आप वैसे लगा सकते हैं, और नहीं है तो 11 तो स्वर होते हैं, 15 हमने किसी भी चीज़ में नहीं पढ़ा है हिंदी में, और अनिश्चित तो हो नहीं सकता। तो बचा क्या है? 25। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 25 बन जाएगा।
निम्न में से स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब स्पर्श व्यंजन नहीं है दिखाना है आपको कि कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है। प, छ, य या ट। तो इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं होगा जो इन 25 में नहीं आता होगा, और वो कौन सा है? य नहीं आता है इनमें। ये अंतस्थ व्यंजन में हमने पढ़ा था यह। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमने पढ़े थे, तो बताइए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे च, छ, ज, झ, य। दूसरे नंबर का इसमें आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन है। हमने सभी व्यंजनों के उच्चारण स्थान देखे थे कि कौन सा व्यंजन किस उच्चारण स्थान से निकलता है। तो बताइए मूर्धन्य में क्या वाला आएगा? इसमें देखते हैं हम, ट, ठ, ड, ढ, ण, श, श, ये, या क, ख, ग, घ, ञ, य, र, ल, व, श, 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 ह। बताइए क्या आएगा इसमें? कौन सा आंसर बनेगा? इसमें आंसर बनेगा ट, ठ, ड, ढ, न। ऋटुर सर्वनाम मूर्धन्य हमने पढ़ा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंगत है? अब असंगत छांटना है हमें, कौन सा असंगत है। तो असंगत अर्थात कौन सा अलग है? तालव्य में श, दंत्य या वत्स्य में स, या फिर मूर्धन्य में श और दंत्य में ह। बताइए गलत कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से गलत निकलेगा दंत्य में ह। क्या निकलेगा? दंत्य में ह। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? ये हम पढ़ चुके हैं कई बार, 2 बार पढ़ा है हमने, ये पहले समझा था। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? उपबुधीय नाम ओष्ठ, अर्थात ओष्ठ के माध्यम से ये उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वत्स्य ध्वनि है। वत्स्य ध्वनि कौन सी है? तो वत्स्य ध्वनि निकालिए कि वत्स्य ध्वनि कौन सी? क है, श है, ज है या छ है। ये भी देखे थे हमने वत्स्य ध्वनियां भी। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? स। क्या बनेगा? स। अगला प्रश्न है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? अर्थात दांतों से उच्चारित होने वाली ध्वनि, दांतों और होठों से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ पढ़ा था ये भी हमने। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? व और फ। क्या बनेगा? व और फ। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार, उच्चारण स्थान से तात्पर्य है। उच्चारण स्थान से क्या तात्पर्य होता है, अब हम ये देखते हैं। तो पहला दिया गया इसने, वह स्थान जहां से वायु निकलती है। दूसरा है, वह स्थान जहां उच्चारण अव्यय पहुंचकर वायु को बाधित करता है। केवल मुख या शरीर के सभी अंग। तो बताइए इसमें क्या आंसर बनेगा? हमने पढ़े थे उच्चारण स्थान, तो इसमें आंसर बनेगा वह स्थान जहां उच्चारण अव्यय पहुंचकर वायु को बाधित करते हैं। इसमें 2 नंबर का आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर व्यंजनों का कौन सा भेद नहीं है? स्थान के आधार पर व्यंजनों का कौन सा भेद नहीं है, हमें अब ये देखना है। तो बताइए उस स्थान के आधार पर व्यंजनों का कौन सा भेद नहीं है। उच्चारण स्थान के आधार पर निकालना है, कंठ्य, दंत्य, मूर्धन्य या पश्च। उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा नहीं है? पश्च नहीं है, क्योंकि पश्च कहाँ से उच्चारित, पश्च क्या है? जीभ का पीछे का भाग है। ये जिह्वा स्थान के आधार पर, ये जिह्वा से उच्चारित होने वाले हैं, ये उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या हमने पढ़ी थी, कितने थे? 5। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला के अनुसार मात्रा चिन्हों की संख्या होती है। तो मात्रा चिन्हों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में?
इसका आंसर बनेगा, मैं ही बता देती हूँ, 10। कितने होते हैं मात्रा चिन्ह? 10। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11 होती है, परंतु मात्रा चिन्हों की संख्या 10 होती है, क्योंकि अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, परंतु वो स्वर में गिना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। भाषा के 2 रूप कौन से हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बताइए। भाषा के 2 रूपों में आती है मौखिक और लिखित। भाषा या तो बोलकर अभिव्यक्त की जाती है या लिखकर की जाती है, भाव अभिव्यक्ति वही होती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि वर्णों के लिखित रूप के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह। वर्णों के लिए लिखित रूप में निर्धारित जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो प्रतीक माला, वर्णों का उच्चारित या भाषिक रूप, ध्वनियों के मिश्रित रूप की व्यवस्था। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? लिपि क्या होती है? तो इसका आंसर बनेगा वर्णों के लिखित रूप के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्ह, यही होता है। अब अगला प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर क्या होते हैं? वर्ण को कहा जाता है अक्षर, ध्वनि प्रतीकों को कहा जाता है, स्वतंत्र ध्वनि प्रतीकों को कहा जाता है, या फिर जिनका उच्चारण श्वास के द्वारा एक ही झटके में हो जाए उन्हें कहा जाता है। बताइए अक्षर किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर बनेगा जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झोंक में हो जाए उन्हें क्या कहा जाएगा? अक्षर कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से संवृत स्वर कौन सा है? कौन सा स्वर? संवृत स्वर कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से संवृत स्वर कौन सा है? ए ओ औ ई उ या आ औ। तो निम्न में से संवृत स्वर में इसमें आंसर आएगा आपका ई और उ। अर्ध संवृत स्वर में क्या आएगा? अब अर्ध संवृत स्वर में आएगा छोटी ई और छोटा ऊ। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। विवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या आएगा? आ ई आ ए उ या ओ औ। इनमें से क्या आएगा? तो विवृत स्वर में आएगा इनमें से ये वाला दूसरे नंबर का। इसके बाद है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में क्या आएगा? अर्ध विवृत स्वर में अब बचा क्या है ये देख लीजिए आप, तो वही आ जाएगा। ये भी आ चुका है, ये ए नहीं आएगा क्योंकि ए विवृत में आ गया है। आ नहीं आएगा, आ ई भी नहीं आएगा। बचा क्या है? ये वाला ए ओ और ओ। ये किस में आ जाएगा? अर्ध विवृत स्वर में आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। ओष्ठों की स्थिति के अनुसार वृत्ताकार या वर्तुला प्रकार के जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या आएंगे? अब देखिए उ ओ ओ। ये जो हैं ये क्या है? वर्तुलाकार स्वर हैं। इसमें आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो ये अंग्रेजी का है जो हिंदी में लिया गया है। ये अंग्रेजी का वर्ण है जिसे हिंदी में लिया गया है। अगला देखिए अब अगला प्रश्न है। ओष्ठों की स्थिति के अनुसार अवृत्ताकार या प्रसूत प्रकार के स्वर कौन से होते हैं? ओष्ठों की स्थिति के आधार पर वही आकृति, उसके होठों की आकृति के आधार पर एक तो वृत्ताकार थे और अवृत्ताकार थे। तो वृत्ताकार तो हमने देख लिए, अब बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार हो जाएंगे। तो इसमें कौन से आएंगे? इसमें आएंगे ये वाले अ आ ई ए। ये हो जाएंगे अवृत्ताकार। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अग्र स्वर कौन से होते हैं? जो जिह्वा के आगे से उच्चारित होते हैं वे स्वर कौन से होते हैं? अब ये बताइए कि अग्र स्वर कौन से होते हैं? हाँ, तो
कौन से होंगे अग्रस्वर? इसमें आंसर बनेगा आपका ई ए ऐ। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य स्वर कौन कौन से होंगे? तो मध्य स्वर में आएगा केवल एक ही वर्ण आता है मध्य स्वर में, वो है अ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? पश्च स्वर देखते हैं तो पश्च स्वर में आएंगे हमारे जो बचे हुए थे बाकी। अब क्या क्या बचे हुए हैं? ये बचे हुए हैं उ ओ। ये किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में आ जाएंगे, बाकी सब में और नहीं आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि हम पहले भी कर चुके हैं ये प्रश्न, तो बताइए कौन सी है दंतोष्ठ ध्वनि? दंतोष्ठ ध्वनि है व और फ। कंठ या कोमल तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन सी होती है? कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी होगी? क ख ग घ। नासिक के व्यंजन कौन से बनेंगे? पंचम वर्ण बनेंगे, ये वाले। हो गया कवर? आगे देखते हैं अब हम। तो आज हम यही पढ़ते हैं, इसके आगे के हम या तो क्वेश्चन लेके आएंगे या फिर अगली क्लास लेके आएंगे, जो भी सही लगेगा। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? एक प्रश्न में ऐसे ही पूछ लेती हूँ, ये हमने नहीं पढ़ा है कहीं पर भी। आगत व्यंजन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये प्रश्न आता है तो कंग, ये जो नीचे नुक्ता लगता है ना, हम बोलते हैं ख ग ज और फा, इस प्रकार के नुक्ते वाली जो भी, यानी कि बिंदी लगी हुई नीचे वर्ण के, किसी भी व्यंजन के नीचे बिंदी लगी हुई वर्ण आ जाए तो उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे आगत स्वर हमने पढ़े थे, वैसे ही ये आगत व्यंजन बनते हैं, जिनके बारे में हमने अभी देखा था। तो आज तक के लिए इतना ही, इससे आगे की क्लास हम लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को जो अभी आज हमने सॉल्व किए हैं उन्हें एक बार फिर देखना। अगर आपको नहीं आते हैं इनके आंसर तो आप वो वीडियो जो हमने पढ़े हैं उन्हें दोबारा सुनना, समझना और फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करना में मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे। तो अगली क्लास तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।